नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो एक उत्कर्ष का जो मॉडल पेपर देख रहे थे यूनिट वाइज, जिसमें से पहली यूनिट की 4 क्लास अपने पूरी कर ली और दूसरी यूनिट की 1 क्लास अपनी कल आ चुकी थी। आज अपनी जो है दूसरी यूनिट की दूसरी क्लास आ रही है। ठीक है, यूनिट वाइज है, ये टॉपिक वाइज भी मान सकते हो या यूनिट वाइज। दूसरी यूनिट में अपने जो है क्या है, अधिगम है, अधिगम के सिद्धांत है और अभिप्रेरणा है। ठीक है, तीसरी यूनिट उसके बाद में करेंगे बुद्धि, व्यक्तित्व वगैरह। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे पहले हम बात करें प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया थार्नडाइक ने। ठीक है, अब थार्नडाइक ने दिया तो इसका मतलब थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे। एक तो अभ्यास का नियम था, ठीक है, दूसरा तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। अब यहां से ही जो है ये अभ्यास का नियम है, इसी से प्रयास या त्रुटि के नियम का क्या हुआ था, जो एक प्रकार से जो जन्म हुआ था। तो अभ्यास का नियम और प्रयास व त्रुटि का नियम एक ही चीज है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अभ्यास। ठीक है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। आप अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, तभी जो है आपकी जो त्रुटियां धीरे धीरे कम होती जाएगी। गलतियों से सीखते जाओगे, प्रयास करते जाओगे, सीखते जाओगे, प्रयास करते जाओगे, तो ये अभ्यास का नियम है, ध्यान रखना। तो त्रुटि व प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण है आपका अभ्यास। आज शाम से जो एसएसटी की जो जीके की टाइप से जो क्लासें, मतलब शिक्षण विधियों के अलावा जो एसएसटी आती है उसकी क्लासेस आज शाम से शुरू करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है। जब पूर्व अधिगम जो है नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, मतलब पहले कोई चीज सीखी हुई है वो दोबारा सीखी हुई चीज में बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, तो ये जो है अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है, तो ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी कि पूर्व में कोई चीज सीखी गई है, वो आगे आने वाली किसी चीज में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। जैसे एक आदमी है, वो क्या करता है कि जो है चेस खेल के जो है लूडो खेलता है, तो क्या चेस खेलना लूडो खेलने में किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। तो नई स्थिति में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करे, इसका मतलब अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। ठीक है, और जब अगर पॉजिटिव रूप से जो है मतलब इफेक्ट करे, प्रभावित करे, तब होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे साइकिल चलाना सीखकर स्कूटर चलाना सीखना या मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल से जो है बाइक सीखना जो है आपका, ये क्या है, अधिगम का जो है सकारात्मक, क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण है। क्यों, क्योंकि साइकिल चलाना बाइक चलाने में क्या करता है, जो है उपयोगी होता है, मतलब मदद करता है। साइकिल आ रही है तो बाइक आने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो ये होता है सकारात्मक। और कोई चीज आपको पहली स्थिति दूसरी में जो है क्या करे, जो नुकसान करे, जैसे पहले कोई जो है एक जो है गेंदबाजी जो है ना, लेफ्ट हैंड का जो है, एक मिनट, लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं हाथ का गेंदबाज दाएं हाथ से गेंद फेंके, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस दोनों में जो है क्या करता है, कंफ्यूज होता है, मतलब नकारात्मक एक प्रकार से स्थानांतरण होता है। क्योंकि जो है एक जैसे अपन कोई चीज को देखते हैं, मैं बता देता हूं आपको, जैसे एक टंकण वाला होता है, टंकण कक्ष सुना होगा आपने, टंकण कक्ष, ठीक है, जिसमें जो पुराने टाइपराइटर होते हैं उससे फिर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हो, तो ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है, धनात्मक। क्यों, क्योंकि वहां से वहां तक आप जो है उसी चीज की सीखी हुई जो है सेम कीबोर्ड उसमें होता है, तो ये आपका धनात्मक जो है क्या है, स्थानांतरण है। तो ध्यान रखना, जब नई स्थिति पूर्व स्थिति से प्रभावित नहीं हो तो शून्य स्थानांतरण, जब पुरानी स्थिति जो है नई स्थिति में मदद करे तो जो है सकारात्मक स्थानांतरण, जब पुरानी जो स्थिति है वो नई स्थिति में अगर किसी भी प्रकार का जो है मतलब नकारात्मक प्रभाव दे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिगम का नकारात्मक प्रभाव। जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था कि जो है हाउस का बहुवचन हाउसेज होता है, ठीक है, हाउस का क्या होता है, हाउसेज होता है, तो माउस का जो है एक बच्चा क्या कर देता है, माउसेज कर देता है, ये हो गया नकारात्मक स्थानांतरण। क्यों, क्योंकि माउस का होता है माइस, क्या होता है, माइस, तो ये जो है क्यों, क्योंकि अपन ने हाउस का हाउसेज पढ़ा तो अपने क्या एक सीख लिया, फिर माउस का माउसेज कर दिया, जबकि माउस का क्या होता है, माइस होता है, तो ये अधिगम का नकारात्मक क्या हो गया, प्रभाव हो गया, नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे वर्ड है लेकिन बहुवचन अलग अलग टाइप से हो रखे हैं, तो इस हिसाब से जो है आपके जो है ये नकारात्मक होता है, जो पहली स्थिति दूसरी में बाधा उत्पन्न करे। मतलब पहले अपन ने ये सीखा और दोबारा इसका भी जो है इसके हिसाब से ये माउसेज कर दिया, तो इसका माइस होना था, तो ये हो गया नकारात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कि अधिगम व परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अधिगम व परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
तो अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। बिल्कुल सही बात है। अगर मानव का विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता, इतना उच्च नहीं होता, इतनी उच्च बुद्धि भी नहीं होती अगर सिर्फ और सिर्फ परिपक्वता से विकास होता। ठीक है, तो पहला ही इसका सही उत्तर हो गया। बाकी वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण, ये सारे कथनों में इनमें से भी एक दो कथन सही है, लेकिन बात यहां परिपक्वता एवं अधिगम की है, तो पहला ही इसका सही उत्तर होगा कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। निम्नतम यानी कि एकदम जो है नीचे श्रेणी का ही जो है मनुष्य बनकर रह जाता अगर सिर्फ परिपक्वता से विकास होता। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? सी को डी पढ़े, डी को सी पढ़े तो वह आपका डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ध्यान रखना, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी क्लास का एक बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो इसका मतलब है वो डिसलेक्सिया से क्या है, ग्रसित है। डिसलेक्सिया होता है पठन में विकार, पठन संबंधी विकार। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? सबसे पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। मैं बार बार कह चुका कि केवल शब्द जब आ जाए ना आपके तो वो हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है साइकोलॉजी में, और यहाँ पर नहीं आया तो नहीं पूछा था कि कौन सा जो सीखने यानी कि अधिगम से संबंधित नहीं है। तो सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता, सीखना हर जगह होता है, घर पर, परिवार में, दोस्तों से, मित्रों से। ठीक है, सबसे अपन क्या सीखते हैं, तो केवल विद्यालय में नहीं होता, सीखना जो है विद्यालय के बाहर भी होता है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बिल्कुल। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर 2 जो है वो गलत है और अपने को नहीं बताना था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ के बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो देखो, मानव मस्तिष्क की बर्फ से तुलना करना और चेतन के 3 स्तर बताना किसका काम है? फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड का। और सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मानव मस्तिष्क की तुलना जो है बर्फ की बड़ी चट्टान से की थी। ठीक है, और इन्होंने जो है चेतन के 3 जो है स्तर बताए थे। तो ये सारे आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कुछ इच्छाएं होती है मनुष्य की, उनकी पूर्ति नहीं होती तो वो क्या होता है, उनको धीरे धीरे भूल जाता है। दमित इच्छाओं का जो भंडार गृह होता है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आईडी को या इद्दम को। किसको कहेंगे? इद्दम को या आईडी को जो है उन जो है दमित इच्छाओं का भंडार गृह कहेंगे, या ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह किसको कहेंगे? इद्दम को कहेंगे। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक वाइज है तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक, तो अभी ऊपर बात करके आ चुके अपन, सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। इनके अलावा इनका एक मनोलैंगिक सिद्धांत भी, ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज है। मनोलैंगिक में इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। मनोलैंगिक में जो है 5 अवस्थाएं बताई इन्होंने, मनुष्य की जो है 5 अवस्थाएं बताई, जिसमें सबसे पहली मुख्य अवस्था, फिर गुद्दी अवस्था, सुप्तावस्था। ठीक है, जो है सुप्तावस्था से पहले होती है लैंगिक अवस्था, फिर सुप्तावस्था, फिर होती है जनेंद्रीय अवस्था। तो ये जो 5 अवस्थाएं बताई उन्होंने जो बालक में जो है एक लैंगिक ऊर्जा की। ठीक है, तो मनोलैंगिक और मनोविश्लेषण दोनों सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है पियाजे का, उसमें जो आपकी संवेदी क्रियात्मक अवस्था या जो संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं इसको, संवेदी पेशी अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो पहला उत्तर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर जो आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर जो आपकी 11+ होती है ये आपकी होती है कौन सी? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, तो ये आपको पता है, वैसे बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो जो आपकी जो है संवेदी गामक या संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष के तक होती है। फिर ये आ गया पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था होती है?
तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था सॉरी मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसका समय काल पूछा है, तो जो है मूर्त संक्रियात्मक कौन सी अवस्था होती है? तीसरी। तो पहली तो जन्म से 2 वर्ष, दूसरी जन्म 2 से 7 और तीसरी क्या होती है? 7 से 11। अभी ऊपर बात करके आ गए, तो ये तीसरी अवस्था है, तो 7 से 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है स्किनर का। ध्यान रखना, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर का कथन है। अगला क्वेश्चन, ये यूनिट वाइज है, दूसरी यूनिट अपनी चल रही है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम कहां से आरंभ होता है? सामाजिक अधिगम का मतलब हो गया जो हम समाज, जो परिवार होता है अपना, वहां से जो कुछ सीखते हैं, वो सामाजिक अधिगम आपका कहां से प्रारंभ होता है? तो अलगाव से। अलगाव से तो सामाजिक अधिगम कैसे जो है होगा? अलगाव से तो मतलब अलग रहना। भीड़ से भी नहीं होगा, ठीक है। संपर्क से होगा। जब हम जो है समाज के संपर्क में आएंगे तब हम सामाजिक अधिगम कर पाएंगे, मतलब जो है ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो सामाजिक अधिगम आपका किससे होता है? संपर्क से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, यह बात पूछी है। तो इसका देखो, मानसिक मंदता, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर और ऑटिज्म, ये जो है अधिगम विकलांगता के उदाहरण नहीं है। अधिगम विकलांगता के ये डिस वाले हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारे के सारे आपके अधिगम विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता यानी कि अधिगम विकार के उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी विचारक है। व्यवहारवादी विचारक कौन है? तो व्यवहारवादी विचारक आपको पता ही है, वाटसन है। कोहलर क्या है? कोहलर है आपके जो है गेस्टल्टवादी। कौन से? गेस्टल्टवादी, ठीक है, गेस्टल्टवादी, ठीक है। प्याजे संज्ञानवादी है, आपको पता ही है इस बात का, ठीक है। तो व्यवहारवादी विचारक वाटसन है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने नहीं किया था, यह ध्यान रखना। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। और इन्होंने कौन सी बुक में किया? बार बार बता चुका, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इस बुक में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। और व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके जनक कौन है? व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वाटसन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, वाटसन। देखो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है तो कुछ इजी क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। फिर जो देखो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास कौन सा होता है? सोचना, ठीक है, विचार करना, मतलब जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो होते हैं ना, ठीक है, सोचना, विचारना, ये सब होते हैं संज्ञानात्मक विकास के, ठीक है। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से विद्यालय एवं कक्षा में जो है क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि विद्यालय और कक्षा है ना, वो आपकी क्या होती है? विद्यालय और कक्षा में आपके मस्तिष्क का जो है फुल आप जो है यूज ले सकते हो, तरह तरह के सवाल पूछ सकते हो, तरह तरह के सवालों पर अपना जो आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हो। तो ये चिंतन वगैरह ये सब के सब आपके संज्ञानात्मक विकास के क्या है? उदाहरण है। तो चिंतन करना, सोचना, विचारना, जो ये सारे के सारे जिसमें आप दिमाग, माइंड का यूज करते हो, वो सब के सब संज्ञानात्मक विकास है। तो स्कूल व कक्षा में जो है सबसे ज्यादा जो है अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। अवलोकनीय यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं एक बच्चे को, ठीक है, अवलोकन कर रहे हैं या फिर उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करना जो है आपके किस चीज को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो देखो, ऑब्जर्व हम सोचने विचारने की क्षमता को नहीं कर सकते दूर से। विकासवादी जो है ये भी नहीं है। व्यवहारवादी, व्यवहार को हम कर सकते हैं। अपन किसी आदमी से मिलते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं तो अपन पता लगा लेते हैं कि ये आदमी किस टाइप का है, ये अच्छा है या बुरा है, इसका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार एक ऐसी चीज है जो अवलोकनीय है, ठीक है। ध्यान रखना, इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ व्यवहार ही अवलोकनीय है। तो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सिर्फ व्यवहारवादी सिद्धांत होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है।
अधिगम निरोगता का क्या लक्षण है? अच्छा क्वेश्चन है। भागने की प्रवृत्ति होना, तो ये तो नहीं है। अशांत ऊर्जावान व विध्वंसक होना, तो ये भी अधिगम निरोगता का लक्षण नहीं है। ये संवेगात्मक हो सकता है, आप ऊपर नीचे हो। अवधान संबंधी विकार, बिल्कुल अवधान संबंधी विकार आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम निरोगता को लक्षण है या परिभाषित करता है। कौन सा? अवधान संबंधी विकार। अभिप्रेरणा का अभाव, यह भी अधिगम निरोगता का लक्षण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसका बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इससे कहते हैं। तो अपन ऊपर बात कर चुके कि एक चीज दूसरे को अगर प्रभावित नहीं करी है तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि यहां पर बात क्या हो रही है कि गेंदबाजी का कौशल विकसित कर लेता है, वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहेंगे? पहले को प्रभावित, दूसरे को पहला प्रभावित नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया? शून्य अंतरण हो गया। बाई चांस ये ऐसे क्वेश्चन होता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी के कौशल को भूल जाता है, तो किस प्रकार का अंतरण है? फिर हो जाता कौन सा? निषेधात्मक या नकारात्मक। कौन सा? निषेधात्मक या नकारात्मक हो जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या, गेंदबाजी करना तो सीख गया लेकिन बल्लेबाजी को भूल गया। लेकिन यहां पर बोला कि बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं कर रहा, तो मतलब क्या हो गया? शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की प्रथम अवस्था अगर हम शेषावस्था को माने तो आपको पता है शेषावस्था में हर चीज की गति क्या होती है? तीव्र होती है। तो इसमें क्या होगी? तेज गति होगी। ठीक है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति बहुत तेज होती है। ठीक है, जो बालक होता है ना, बचपन शुरुआत का जो 7-8 साल में है ना, बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, उसके बाद में इतना नहीं सीख पाता। उसका जो मेन जो बेस है वो वहीं से बन जाता है कि बच्चे का व्यवहार आगे जाकर क्या रहने वाला है। तो तेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो, ये उदाहरण में दे चुका, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है, साइकिल चलाना स्कूटर चलाने में मदद कर रहा है, मतलब जो है अधिगम का क्या हो गया? धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्रिस्टियाना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, मतलब कोई अध्यापिका है वो अपनी कक्षा को क्या ले जाती है? क्षेत्र भ्रमण पर, टूर पर ले जाती है। और वापस आने पर वह अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। टूर पर जाने के बाद वापस स्कूल में आते हैं तो उस पर चर्चा करती है कि क्या कैसे हुआ। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? सबसे पहला सीखने का आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, आंकलन के लिए सीखना, आंकलन का सीखना। तो आंकलन का सीखना और सीखने के लिए आंकलन के लिए सीखना जो है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि पहले जो है आंकलन तो आता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो वो क्या क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस स्कूल में आकर जो भ्रमण के पर चर्चा करती है। इसका मतलब ये हो गया सीखने का आंकलन, मतलब ये एक प्रकार का योगात्मक आंकलन हो गया। योगात्मक आंकलन क्या होता है? कोई चीज पूरी करने के बाद में, भ्रमण करने के बाद में पूछ रही है, भ्रमण के दौरान पूछती। जैसे मान लो कोई जो है अपन एक जो है चिड़ियाघर का जो है भ्रमण करते हैं, वहां पर जो है मान लो आप शेर देख रहे हो और हाथों हाथ टीचर पूछता है बच्चे से शेर के बारे में 2 बातें बताओ, ये क्या होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है। तो ये हो जाता है सीखने के लिए आंकलन, क्योंकि हाथों हाथ आप जो है उसका आंकलन कर रहे हो रचनात्मक टाइप से। लेकिन यहां पर तो फिर आप चिड़ियाघर देखकर वापस स्कूल आ जाते हो और अगले दिन बच्चे से पूछते हो कि वो शेर कैसा लगा, शेर के बारे में 2 बताओ। ठीक है, वहां पर आप 2 बातें बताते हो, वापस पूछते हो। तो ये सीखने का आंकलन हो गया, मतलब जो कुछ कल सीखा उसका आंकलन बताओ, जो कुछ भ्रमण पर सीखा उसका जो है आंकलन करना। तो ये योगात्मक टाइप से हो गया क्योंकि सीखने का आंकलन है। अगला क्वेश्चन, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कम गति से सीखने वाले बच्चों को टोली शिक्षण यानी सामूहिक शिक्षण करवाना चाहिए, बिल्कुल। अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, बिल्कुल। प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब जैसे पढ़ाना स्टार्ट करो आप, उससे पहले एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुटकुले सुनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, अधिगम परिस्थितियां जो है उत्पन्न करनी चाहिए। आराम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आराम हराम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है आज के इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन थे जो है 2nd यूनिट के, यानी आपके साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 2 के। और शाम से हम एसएसटी स्टार्ट करें। आज शाम को जो है 7 से 8 बजे के बीच में ये क्लास आपको मिल जाएगी एसएसटी की। और जो भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जीवा स्टडी को, क्योंकि आगे 3rd ग्रेड में भी अपन जो है ऐसे ही क्लासेस जारी रखेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।